तो पहला प्रश्न है मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, भारत में सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। और मैंग्रोव वन जो होते हैं वो श्वसन के लिए न्यू मेटाफोर नामक विशेष जड़ें विकसित करते हैं। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है भारत में सुंदरबन, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ना हो, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तो थर्ड को हटा दीजिए, एक और दो सही है केवल। तो भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और मैंग्रोव वन जो होते हैं श्वसन के लिए न्यू मेटाफोर नामक विशेष जड़ें विकसित करते हैं। और दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर भारत का योगदान कितना है, उसमें 45.8% है। ठीक है, और मैंग्रोव उथले तट क्षेत्रों में हवा और लहर की क्रिया को कम करके तूफान बफर के रूप में भी काम करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है एशियाटिक लायन से रिलेटेड, यानी एशियाई शेर आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्या है, इंडेंजर्ड है, वुल्नरेबल है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, या फिर विलुप्ति की ओर है, एक्सटेंट होने वाला है। देखिए, वुल्नरेबल से थोड़ी स्थिति खराब है, ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, और विलुप्ति की कगार पर तो नहीं होगा ये। तो पहला वाला सही है। तो भारत में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है वो एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में शेरों की संख्या 674 है, जिसकी संख्या 2015 में कितनी थी, 523 थी। एशियाई शेरों की संरक्षण स्थिति की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी संकटग्रस्त है। और साइट्स के भारतीय आबादी के परिशिष्ट 1 में शामिल है, और अन्य सभी आबादी में परिशिष्ट 2 में शामिल है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है ये। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया, और 74वें संशोधन अधिनियम ने नगरपालिकाओं के प्रशासन के लिए संविधान में भाग 9A को जोड़ा, यानी नौका का जोड़ा। 73वां है 74वां है, नगरपालिकाओं से संबंधित 74वां ही है, और पहला वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, नगर निगम जो होते हैं वो शहरी स्थानीय सरकार है जो 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए जिम्मेदार है। भारत में पहला नगर निगम वर्ष 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया। उसके बाद 1776 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किए गए। एक संविधान संशोधन हुआ था 74वां 1992 में। ठीक है, इसने भाग 9 का ए सम्मिलित किया संविधान में, और ये संबंध रखता है नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के प्रशासन से। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्राएं हैं जो नेटवर्क के लेनदेन को सुरक्षित और सत्यापित करने हेतु क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती हैं। बिटकॉइन एथेरियम क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, पहले भी हमने चर्चा किया इन पर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र और विकास निकाय यानी अंकटाड के एक हालिया अध्ययन के अनुसार वर्ष 2021 में 7% से अधिक भारतीयों के पास क्रिप्टो करेंसी के रूप में डिजिटल मुद्राएं थीं। यूक्रेन जो है इस सूची में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद है रूस, तीसरे स्थान पर वेनेजुएला, चौथे पर है सिंगापुर, पाँचवें पर केन्या, और छठा है संयुक्त राज्य अमेरिका। विकासशील देशों सहित कोविड-19 महामारी के दौरान क्रिप्टो करेंसी का वैश्विक उपयोग जो है वो तेजी से बढ़ा है। पांचवा प्रश्न है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, ठीक है, 3 कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। देखिए, यह एक सार्वजनिक खाता बही है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, लेकिन कोई एकल उपयोगकर्ता नियंत्रित नहीं करता। ब्लॉकचेन की संरचना और डिजाइन ऐसी है कि इसमें मौजूद सभी डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। ये केवल वाले स्टेटमेंट गलती होते हैं अधिकतर। तीसरा स्टेटमेंट है अनुप्रयोग जो कि बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करते हैं। ब्लॉकचेन को बिना किसी अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तीसरा बताइए सही है गलत। देखिए, तीसरा वाला सही है, केवल वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, पहला वाला सही है। तो थर्ड को कर दीजिए एलिमिनेट, मतलब सेकंड को कर दीजिए एलिमिनेट, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो पहला वाला तो हो गया करेक्ट। आ जाइए दूसरे वाले स्टेटमेंट क्या था। देखिए, ब्लॉकचेन न केवल क्रिप्टो करेंसी के बारे में है, बल्कि यह पता चला है कि ब्लॉकचेन वास्तव में अन्य प्रकार के लेनदेन के बारे में डेटा संग्रहित करने का एक बहुत ही विश्वसनीय तरीका है। वास्तव में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग संपत्ति के आदान प्रदान, बैंक लेन देन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट अनुबंध, आपूर्ति श्रृंखला, और यहाँ तक कि एक उम्मीदवार के लिए मतदान में भी किया जा सकता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत था। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और भारत के संविधान में कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। भारत के संविधान में क्या ऐसे प्रावधान है। आरबीआई के गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है। ठीक है, भारत के संविधान में नहीं है प्रावधान, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में है। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ठीक है, और आरबीआई के मामले केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं, और बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुरूप की जाती है। तो पहला वाला सही है। देखिए, केंद्र सरकार बैंक के गवर्नर के परामर्श से समय समय पर बैंक को ऐसे निर्देश दे सकती है जिसे जनहित में आवश्यक समझे। तो दूसरा वाला गलत है। ठीक है, संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, तीसरा वाला सही है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में पाई जाने वाली जनजातियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 स्टेटमेंट है, इनमें से किसी एक जनजाति की बात हो रही है। इसका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है। पशुचारण इनका मुख्य व्यवसाय है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। इससे पहचान ना पड़े, इससे ना पड़े, पशुचारण एक से अधिक ट्राइब का मुख्य व्यवसाय हो सकता है, लेकिन इससे आपको पड़ जाएगी कि टोडा के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली टोडा ट्राइब के बारे में है। इसका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है। मुख्य व्यवसाय पशुचारण है और बहुपति विवाह का प्रचलन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संथाल जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं और यह जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। संथाल नहीं, कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। तो कोरकू जनजाति के लोग जो है अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती है कोरकू जनजाति। कोरकू लोगों का मानना है कि एक समय रावण उस स्थान पर आया और यहाँ किसी भी मानव को ना देखकर दुखी हुआ वो अत्यंत। उसने शिव से प्रार्थना की, तब शिव के प्रताप से कोरकू जनजाति की उत्पत्ति हुई। 10वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। देखिए, विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी, सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। 11वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करेंगे। सूची 1 में जनजाति, सूची 2 में है राज्य। अंगामी जनजाति, अहोम जनजाति, लुसाई जनजाति, अलार जनजाति। बताइए कौन सी कहाँ कहाँ पाई जाती है? अंगामी नागालैंड में पाई जाती है, पहला सम्मिलित है। अहोम असम में पाई जाती है, ठीक है। लुसाई हो गई मिजोरम में, अलार हो गई केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 3 2 4। तो अंगामी जनजाति नागालैंड की है, लुसाई मिजोरम की, अलार केरल की, अहोम असम की। इंपॉर्टेंट है ये। 12वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कारखाना, सूची 2 में स्थान। चितरंजन लोकोमोटिव रेल कोच फैक्ट्री डीजल लोकोमोटिव रेल पहिया कारखाना। चितरंजन लोकोमोटिव है पश्चिम बंगाल में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेरम्बूर में, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, रेल पहिया कारखाना छपरा बिहार। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल के चितरंजन में है। रेल कोच फैक्ट्री है तमिलनाडु के पेरम्बूर में। डीजल लोकोमोटिव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। रेल पहिया छपरा बिहार। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं हर साल यूपीपीसीएस में। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है तापी पाइपलाइन परियोजना के भागीदार देश हैं? तापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। किसमें है? ए में। तो तापी पाइपलाइन परियोजना के सहभागी देश तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इस परियोजना का निर्माण एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की सहायता से किया जा रहा है। नंबर 14 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में संस्थान, सूची 2 में मुख्यालय। अंतर्देशीय जलमार्ग संस्थान, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय नौवहन, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, केंद्रीय जल परिवहन निगम, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान। बताइए कौन कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यह है नोएडा में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान यह है पटना में। और केंद्रीय जल परिवहन निगम कलकत्ता में है। और राष्ट्रीय क्रीड़ा जल संस्थान गोवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2। तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है तथा पटना में, कोलकाता में, गुवाहाटी, कोची में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में और केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय है कोलकाता में और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है गोवा में। ठीक है, यही क्रम है ना। चलिए देख लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कथन है, एन्नो निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और तूतीकोरिन बंदरगाह को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। मुर्मुगांव बंदरगाह जुआरी नदी पर स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा वाला गलत है। तूतीकोरिन बंदरगाह को पूर्व का वेनिस नहीं कहा जाता। पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचीन को। ठीक है, कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यह केरल के मालाबार तट के बेम्बरांद झील में अवस्थित वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत में अधिकांश कोयला क्षेत्र डैश प्रकार का है। देखिए, भारत में कोयला जो है खराब प्रकार का कोयला है, मतलब वो कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक है, अच्छी किस्म का कोयला नहीं है। तो भारत में अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। भारत में पाया जाने वाला जो कोयला वो अच्छी किस्म का नहीं है। भारत में अधिकांश कोयले के निक्षेप हैं निम्न गोंडवाना समूह के क्षेत्रों में। नंबर 17 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जनजाति, सूची 2 में कहाँ निवास करती हैं वो?
सहरिया जनजाति, बेगाज जनजाति, डाफर जनजाति, पनियान जनजाति। सहरिया जनजाति है राजस्थान की, बेगाज जनजाति है मध्य प्रदेश की, डाफर जनजाति है गुजरात की, पनियान है कर्नाटक। तो ए का 4, बी का 4, ए का 1, बी का 4, ठीक है, ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3, सी होगा ना फिर। तो सहरिया जनजाति राजस्थान की, डाफर गुजरात की, बेगाज मध्य प्रदेश, पनियान जनजाति कर्नाटक। नंबर 18 पर आ जाइए। गोंडवाना कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी मेघालय में, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी नदी घाटी में। दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, सोन नदी घाटी में पाया जाता है, महानदी घाटी और वर्धा दामोदर घाटी में पाया जाता है, मेघालय में नहीं है। देखिए, भारत में कोयले के जो भंडार हैं वो 2 भूगर्भिक समूह में पाए जाते हैं, निम्न गोंडवाना समूह और टर्शरी समूह। जो निम्न गोंडवाना समूह है 20 करोड़ साल पुराना, और जो टर्शरी समूह है 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। वो देश के लगभग 96% कोयला भंडार जो है वो निम्न गोंडवाना समूह में है। और गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो 4 नदी घाटियों में है। कहाँ कहाँ? दामोदर नदी घाटी, याद रखिएगा इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी नदी घाटी। जो टर्शरी कोयला क्षेत्र है वो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और नागालैंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है सही सम्मिलित नहीं है। यह है तेल परिष्करणशाला और यह है राज्य। तातीपाका आंध्र प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश, मनाली तमिलनाडु, नुमालीगढ़ त्रिपुरा। ये मनाली हिमाचल वाला मनाली नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु चेन्नई का तेल परिष्करण वाला मनाली है। तो करेक्ट है ये, बीना मध्य प्रदेश करेक्ट है, तातीपाका आंध्र प्रदेश करेक्ट है, नुमालीगढ़ असम में है, त्रिपुरा में नहीं है। और यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है मैच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। लौह अयस्क के भंडार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च कोटि के लौह अयस्क गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार प्रायद्वीप भारत तक सीमित है। ऐसा है क्या? प्रायद्वीप भारत तक सीमित है। देखिए, गोंडवाना सेल समूह में तो कोयला है ना। उच्च कोटि का लौह अयस्क धारवाड़ में, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, बिल्कुल दूसरा वाला सही है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत तक सीमित है उच्च कोटि के लौह अयस्क भंडार। तो भारत में लौह अयस्क के भंडार पर्याप्त हैं। ठीक है, भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। यहाँ अधिकतर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लौह अयस्क पाए जाते हैं। पहला वाला गलत है, क्योंकि उच्च कोटि के लौह अयस्क धारवाड़ सेल समूह में पाए जाते हैं, ना कि गोंडवाना में। और यही कारण है कि उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार प्रायद्वीप भारत तक सीमित हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। अब 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संख्या है, सूची 2 में है राष्ट्रीय राजमार्ग। NH1, NH2, NH28, NH3 कौन कहाँ से कहाँ तक जाता है बताइए। देखिए, NH1 यानी नेशनल हाईवे नंबर 1 जाता है दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, दिल्ली से लखनऊ जाएगा NH28, और NH2 जाता है दिल्ली से कलकत्ता, और NH3 जाता है आगरा से मुंबई। तो पहले का चौथा हो गया, एक से एलिमिनेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर है, नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली से कलकत्ता है, नेशनल हाईवे नंबर 28 दिल्ली से लखनऊ है, और नेशनल हाईवे नंबर 3 है आगरा से मुंबई। तो ये सही सुमेल इस प्रकार हो गया। तो 20 प्रश्न थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही सवाल पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के प्रश्न, इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप इन सभी डेली यूट्यूब वीडियोस पे जो टेस्ट आते हैं इनका PDF प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट देकर। धन्यवाद।